बाइडेन ने इजरायली पीएम से की है बात। जो बाइडेन ने नेतन्याहू को सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। अरब में अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती की गई है और अरब में यूएस ने 12 युद्धपोत को तैनात किया है। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से बात की है, सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। अरब में अमेरिकी नौसेना की बड़ी तैनाती होगी, ये भी जो बाइडेन की ओर से आश्वासन दिया गया है पीएम नेतन्याहू। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 48 घंटे पहले इजरायल विनाश का अल्टीमेटम दिया था। अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। अरब कभी भी धधक सकता है। इजरायल ने बॉर्डर सील करके डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उधर अमेरिका ने भी इजरायल के लिए सुरक्षा चक्र तैयार किया है, जबकि ईरान लगातार कह रहा है कि वो इजरायल से हानिया की मौत का बदला लेकर रहेगा। अगर ईरान ने हमला किया तो नेटो इजरायल की मदद के लिए उतर सकता है। इसका सीधा मतलब है अरब से विनाशक युद्ध की शुरुआत, जिसकी आग में न सिर्फ अरब जल सकता है बल्कि रूस और चीन भी उतरे तो यह सीधे तौर पर विश्व युद्ध का बवंडर ला सकता है। जैसे ही 24 घंटे हुए वैसे ही इजरायल में एक बड़ा धमाका होगा। और हानिया की मौत का इंतकाम पूरा हो जाएगा। यही है ईरान का ब्लूप्रिंट, जिसमें इजरायल दहलाने के लिए पूरा प्लान बनाया गया है। ऐसा ही इनपुट मोसाद ने दिया है कि ईरान कभी भी इजरायल पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। ईरान ने चरणबद्ध तरीके से बदले का प्लान तैयार किया है, जिसमें आक्रमण के अलावा सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। अगर इजरायल पर होता है हमला तो वो पलटवार जरूर करेगा। हो सकता है अमेरिका भी युद्ध में उतर जाए। पेंटागन ने इमरजेंसी मीटिंग करके इजरायल को सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है, जिसके बाद इजरायल के विदेश मंत्री योव गैलेंट से भी बात की गई। ये उसी का असर है कि इजरायल ने नॉर्थ बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। ये उसी की तस्वीरें हैं जिसमें टैंक और आर्म्ड व्हीकल जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान बॉर्डर और गोलान हाइट्स पर 3 लेवल डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए, जिससे हर हवाई हमले को नाकाम किया जा सके। इजरायल में लगातार मीटिंग चल रही। नेतन्याहू और आर्मी के शीर्ष कमांडर की आपातकालीन मीटिंग में तय किया गया कि इजरायल में अगले 72 घंटे के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच नाटो देशों को भी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने को अमेरिका ने कहा है। इतनी तैयारी क्यों की जा रही है, ये भी समझना जरूरी है। ईरान ने इजरायल पर हमले के लिए IRGC टॉप कमांडर की मीटिंग बुलाई, जिसमें हमले का ब्लूप्रिंट बनाया गया। दूसरे स्टेप में इजरायल पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की गई। तीसरे स्टेप में तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए। चौथे स्टेप में इजरायली डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए इराक, सीरिया से भी हमले किए जा सकते हैं। जबकि 5वें स्टेप में हिजबुल्लाह लेबनान से प्रहार करेगा। इसके बाद चारों तरफ से ईरानी प्रॉक्सी घुस जाएंगे और आसमान से ईरानी मिसाइल ताबड़तोड़ बरसेंगी। पेंटागन का इनपुट है कि ईरान पहले दिन 3000 मिसाइलों से हमले कर सकता है। ईरान का प्लान है पिछली दफा 19 अप्रैल को किए गए हमले से भी बड़ा अटैक किया जाए। यानी इस बार ईरान इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है जिससे हमले कई दिन तक चलते रहे, जिससे इजरायल को पलटवार का मौका भी नहीं मिल पाए। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी भी फ्रंट फुट पर आकर कमान संभाले और इजरायल को तहस नहस कर दे। ईरान ने प्लान तो बना लिया, लेकिन अमेरिका के होते हुए ये इतना आसान नहीं है। अगर इजरायल का विनाश करने में ईरान कामयाब हो जाता है तो अरब में अमेरिका का वर्चस्व भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इसलिए अमेरिका इजरायल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा सकता है।
इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर 4 वॉरशिप लगाए गए हैं, जिनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हैं। इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए गए हैं, जो सीधे तौर पर यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अगर ईरान या फिर ईरानी प्रॉक्सी हमला करते हैं तो अमेरिका एक साथ इन तमाम मोर्चों पर तबाही मचा सकता है। ईरान और उसकी प्रॉक्सी की घेराबंदी करने का मतलब है कि अब अमेरिका को समझ आ चुका है, अगर थोड़ा भी नरम रुख रखा तो ईरान लेबनान इस जंग को धर्म युद्ध में बदल सकते हैं। अमेरिका का यह रुख बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद बदला है, जिसमें बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा का वचन दिया है। ईरान और इजराइल की तैयारी को देखते हुए समझा जा सकता है कि अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब इजराइल अमेरिका ने डिफेंसिव तैयारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अटैक के लिए हथियार तैनात किए जा रहे हैं। इजराइल ने बॉर्डर पूरी तरह सील करके हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल और डिफेंस सिस्टम की पूरी कतार लगा दी, जबकि अमेरिका के रोनाल्ड रीगन युद्धपोत से F-18 हॉर्नेट की साठी शुरू की। साथ ही इराक, सीरिया में अपने सैन्य बेस पर F-16 वॉर रेडी कर दिए। युद्ध की आशंका बढ़ने से लुफ्थांसा सहित 11 एयरलाइंस ने इजराइल की फ्लाइट कैंसिल कर दी। इसके अलावा इजरायलियों ने युद्ध के डर से इजराइल छोड़ना शुरू कर दिया है। ईरान इजराइल को लेकर 2 गुट बनते दिख रहे हैं। ईरान की तरफ लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, वेस्ट बैंक के अलावा चीन और रूस हैं, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा कुछ नाटो देश हैं। हालांकि नाटो में भी फूट पड़ती दिख रही है, क्योंकि तुर्की ने लेबनान का साथ देने का ऐलान किया है। उधर जॉर्डन भी युद्ध से बचता दिख रहा है। जॉर्डन की तरफ से कहा गया है, हम अपना एयर स्पेस या जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ना ईरान की मिसाइल गुजरेगी और ना ही इजराइल की। जॉर्डन जैसी भाषा मिस्र और कतर भी बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि ईरान 24 घंटे में बड़ा हमला कर सकता है। अब ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने रूस, बेलारूस और चीन के राजदूतों से बात की है। यानी अमेरिका इस युद्ध में हावी हुआ तो रूस, चीन, बेलारूस का गठबंधन इजरायली ग्रुप को टक्कर दे सकता है। जबकि रूस वैगनर लड़ाके भी मिडिल ईस्ट भेज रहा है। इसका सीधा मतलब है कि दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है, जो कभी भी युद्ध के बारूद में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर है, आज उत्तरी इजराइल पर बहुत भारी है। इजराइल में हिजबुल्लाह हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट पर हलचल तेज हो गई है। लॉन्च पैड पर हिजब ने 300 रॉकेट पहुंचाए, तो बड़ा हमला हो सकता है। आज रात इजराइल में हिजबुल्लाह हमला कर सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। इजराइल को दहलाने के लिए एक बड़ी रणनीति के साथ आज रात हमले कर सकता है।
घंटे के बाद इजराइल में वो विनाश शुरू हो गया है जिसकी आशंका थी। हानिया और फवाद शुक्र की मौत के 48 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के शहरों को मिसाइलों और रॉकेट से पाटना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के प्रतिशोध का पहला चरण लॉन्च किया गया। इसके तहत आधी रात को हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों को 5 बार दहलाया, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल से अब तक का सबसे बड़ा बदला आज लेने वाला है। रॉकेट प्रतिशोध का पहला राउंड, रॉकेट विध्वंस का दूसरा राउंड, रॉकेट प्रहार का तीसरा राउंड, रॉकेट विस्फोट का चौथा राउंड, रॉकेट तबाही का 5वां राउंड और इस तरह इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का बदला शुरू हो गया। हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के चीफ फवाद शुक्र की हत्या के बाद हिजबुल्लाह 48 घंटे तक शांत रहा। लेकिन 48 घंटे के बाद वही हुआ जिसका ऐलान हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने किया था। फवाद शुक्र की मौत के बाद ही हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया था कि बेरूत में इजराइल के हमले का अंजाम, इसका इंतकाम ऐसा होगा जिसे इजराइल की पीढ़ियां याद रखेंगी। हिजबुल्लाह जिस तरह से हमले कर रहा है उससे उत्तर इजराइल के साथ साथ दक्षिण इजराइल भी दहल रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तर और दक्षिणी इजराइल के 8 शहरों पर जबरदस्त हमले किए। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के बेस के साथ साथ आयरन डोम को भी तहस नहस कर दिया। गैलीली में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने 22 रॉकेट दागे। हमले में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नहारिया में हिजबुल्लाह ने 25 से ज्यादा फलक 1 रॉकेट फायर किए। नहारिया में इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। किरियात शिमोना में 18 रॉकेट से प्रहार किया गया। हमले के बाद शहर की 2 इमारतों में आग लग गई। इजराइल का सफेद इलाका भी बुरी तरह से दहल गया। यहां हिजबुल्लाह ने करीब 20 रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह के हमले के बाद हाइफा में इमरजेंसी लग गई। जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने आधी रात को सिर्फ उत्तरी इजराइल के शहरों में 100 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने 70 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 30 रॉकेट अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहे। हिजबुल्लाह का यह रॉकेट प्रतिकार हसन नसरल्लाह के आदेश के बाद शुरू हुआ। फवाद शुक्र की हत्या के बाद हसन नसरल्लाह ने कैमरे के सामने आकर ऐलान किया कि इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अब ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। नसरल्लाह की इस हुंकार के बाद फवाद शुक्र की मौत का बदला शुरू हो गया। हिजबुल्लाह इजरायली धरती को लगातार दहला रहा है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने प्रतिशोध का पहला चरण पूरा कर लिया है। दूसरे चरण में इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मचाने की तैयारी है। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट पर इस वक्त हलचल तेज है। माना यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह आज रात इजराइल के खिलाफ प्रतिशोध का दूसरा चरण लॉन्च करने वाला है। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में 7 मिसाइल लॉन्च साइट और 13 रॉकेट लॉन्च पैड को एक्टिव कर दिया है। 7 मिसाइल लॉन्च साइट पर 150 मिसाइलें पहुंचा दी गई हैं। वहीं रॉकेट लॉन्च पैड पर 300 से ज्यादा रॉकेट भेज दिए गए हैं। जो 150 मिसाइलें भेजी गई हैं उनके नाम फज्र 3 और फज्र 5 मिसाइल शामिल है। इसी के साथ 300 से ज्यादा कत्यूशा और फलक रॉकेट भी हमले के लिए भेजे गए हैं।
इसी के बाद माना जा रहा है कि आज रात इजराइल पर बहुत भारी होने वाली है। उत्तरी इजराइल से सटे दक्षिण लेबनान में इस वक्त हिजबुल्लाह की गतिविधियां तेज हैं। दक्षिणी लेबनान वही इलाका है जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। यहीं पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट्स हैं। हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान से ही इजराइल पर हमले करता है। माना जा रहा है कि आधी रात को हिजबुल्लाह अपने बदले का दूसरा चरण लॉन्च करने वाला है। लॉन्च साइट पर हिजबुल्लाह 150 मिसाइलों और 300 से ज्यादा रॉकेट पहुंचा चुका है। इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इजरायली सेना लेबनान में हवाई हमले कर इस खतरे को टालने की कोशिश कर रही है। भीषण बमबारी कर हिजबुल्लाह की लॉन्च साइट को तहस नहस किया जा रहा है। लेबनान में आईडीएफ को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के अजीज यूनिट के कमांडर अबू अली नसीर का खात्मा कर दिया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भी बमबारी की। हमले में न सिर्फ हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा, जबकि हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे गए। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। लेबनान के शेमा गांव में इजराइल ने एक के बाद एक कई धमाके किए। हमले में 5 नागरिक मारे गए। हिजबुल्लाह पर भीषण हमले के बाद आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह बर्बर आतंकी संगठन है। इसका खात्मा बहुत निकट है। इजरायली सेना हो या फिर हिजबुल्लाह के लड़ाके, दोनों के तेवर खतरनाक दिख रहे हैं। ये वही तेवर हैं जो आने वाले कुछ घंटों में विनाश के बहुत बड़े बवंडर का कारण बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन को F-16 मिलने के बाद से रूस अमेरिका पर भड़का हुआ है। नीदरलैंड्स भले कहे कि यूक्रेन को वो जेट दिए गए हैं जो रिटायर होने के कगार पर थे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को दिए गए फाइटर जेट अपग्रेडेड हैं। इन जेट्स के साथ अमेरिका की लॉन्ग रेंज और घातक मिसाइलें भी युद्ध भूमि में पहुंच चुकी हैं। इन मिसाइलों के लिए यूक्रेन लंबे समय से अपील कर रहा था। इन मिसाइलों के रणभूमि में पहुंचते ही रूस ने काउंटर अटैक की रणनीति तैयार कर ली है। अमेरिका ने बढ़ते हुए खतरे को देखकर परमाणु नीति में परिवर्तन का ऐलान कर दिया है। यूक्रेनी रणभूमि में F-16 फाइटर जेट पहुंच चुके हैं। नीदरलैंड से यूक्रेन को 6 फाइटर जेट की डिलीवरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में यूक्रेन के पास पूरी एक स्क्वाड्रन F-16 की होगी। यूक्रेन लंबे समय से इन फाइटर जेट्स की मांग कर रहा था। यूक्रेन की एयर पावर रूस के सामने खत्म हो चुकी थी और सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट से यूक्रेन की ताकत में इजाफा तय है। लेकिन रूस के लिए अमेरिकी फाइटर जेट ही मुसीबत साबित नहीं होने वाले हैं, बल्कि इन फाइटर जेट्स के साथ आए हथियार भी रूस के लिए विनाशक साबित होने वाले हैं। खबर यह है कि यूक्रेन को दिए गए फाइटर जेट अपग्रेड करने के बाद कीव पहुंचाए गए हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक नीदरलैंड्स के वोल्केल एयरबेस पर F-16 तैनात थे। वोल्केल एयरबेस पर 2023 से जेट अपग्रेड करने का काम चल रहा था। यूक्रेन को दिए गए जेट्स में एडवांस रडार सिस्टम और एडवांस एवियोनिक्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही ये पुराने जेट्स अमेरिका की एडवांस मिसाइलें फायर करने में सक्षम हैं। यानी यूक्रेन की सेना अब अमेरिका की लॉन्ग रेंज और एडवांस मिसाइलों से रूस पर हमले कर सकेगी। इस जेट के साथ साथ कई एडवांस मिसाइलें और बम भी यूक्रेन को ट्रांसफर किए गए हैं। ये सभी मिसाइलें और बम अमेरिका से मिले हैं।
इनमें पहली मिसाइल है AIM-9X साइडवाइंडर। यह अमेरिका की शॉर्ट रेंज एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल है। यह इंफ्रारेड इमेजिंग से लैस है, टारगेट पर फोकस करते ही टारगेट को ऑटो लॉक कर लेती है। यानी इस मिसाइल से यूक्रेन रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर सकता है और इनसे रूसी जमीन पर हमले भी कर सकता है। यूक्रेन को F-16 के साथ मिली दूसरी मिसाइलों बम और उनकी खूबियां जानी। दूसरी मिसाइल है AGM-88 HARM। यह एंटी रडार एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसकी रेंज 136 किलोमीटर तक है। तीसरा हथियार है इंप्रूव JDAM बम। ये 2000 किलो के ग्लाइडिंग बम है और इनसे 72 किलोमीटर दूर तक हमले किए जा सकते हैं। चौथा हथियार है AMRAAM AIM-120। ये एयर टू एयर मिसाइल है और 180 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। रूस ने यूक्रेन को फाइटर जेट मिलने के बाद अपना पुराना बयान दोहराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन को मिले सभी F-16 नष्ट कर दिए जाएंगे। अगर ये विमान किसी नाटो देश के एयरबेस पर तैनात हुए तब भी रूस हमला करेगा। रूस के इस ऐलान के बाद अमेरिका अलर्ट हो गया है, क्योंकि रूस इसी बहाने से यूरोप में अमेरिका या किसी नाटो बेस पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने रूस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए स्टार्ट संधि के नियम में बंधकर न रहने का ऐलान कर दिया है। स्टार्ट संधि को रूस ने 2023 में तोड़ दिया था। पेंटागन ने कहा है कि स्टार्ट संधि अब प्रभावी नहीं है। अमेरिका भी मन मुताबिक एटमी हथियार तैनात करने के लिए आजाद है। F-16 वॉर जोन का सबसे बड़ा खतरा तो है, इसके साथ ही यह एटमी खतरे का संकेत भी बन गया है। अगर रूस ने पलटवार में किसी नाटो बेस पर हमले किए तो रूस अमेरिका के बीच एटमी युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। गाजा में तबाही बचाते हुए इजराइल को 300 दिन हो चुके हैं। इस दौरान IDF ने गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक जबरदस्त बमबारी की है। मिसाइलें गिराई गई हैं, कई बेकसूरों की भी जान ली गई है। लेकिन बेंजामिन की जिद है, जब तक एक भी हमास लड़ाका जिंदा है गाजा में ऑपरेशन चलता रहेगा। इस बीच बंधकों की रिहाई की मांग तेजी से उठ रही है। बेंजामिन की युद्ध नीति के खिलाफ इजराइल में आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। गाजा युद्ध के 300 दिन पूरे हो चुके हैं। हर दिन इजराइल के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ईरान से युद्ध के खतरे के बीच भी इजराइल अपने मंसूबे से पीछे नहीं हटा। वो हमास के तमाम लड़ाकों को खत्म करने के लिए हमले करता जा रहा है। गाजा के शेजाया में IDF ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया है कि उसमें इस्लामिक जिहाद का कमांडर मोहम्मद अल जाबरी भी मारा गया। जाबरी इस्लामिक जिहाद की वेपन यूनिट का चीफ था। इसके अलावा इजराइल ने शरणार्थी कैंपों में मदद लेकर जा रहे ट्रकों को भी उड़ा दिया। ये उसी का वीडियो है। इस तरह के हमले कई जगह किए जा रहे हैं, जिससे हमास लड़ाके सरेंडर पर मजबूर हो जाए। बंधकों को लेकर इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध बढ़ता जा रहा है। तेल अवीव में हजारों लोगों ने बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन किया, रैली निकाली और बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम की मांग की। दरअसल बंधकों के परिजनों को उम्मीद है कि हानिया की मौत के बाद कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि हमास की पॉलिटिकल विंग का चीफ इस्माइल हानिया बंधकों की रिहाई के लिए तैयार नहीं था, जबकि गाजा में मौजूद हमास की ग्राउंड टीम बंधकों की रिहाई करके सीज फायर से टाइम गेन लेना चाहती है। ऐसे में हमास को दोबारा अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त मिल जाएगा।
उधर ईरान और रूस से भी हथियार पहुंच जाएंगे। जबकि इजरायली कमांडो उन तमाम इलाकों से गाजा निवासियों को भगा रहे हैं जो हिस्सा पूरी तरह से आईडीएफ के कब्जे में आ चुका है। कई जगहों पर फेंसिंग भी कर दी गई है। इससे गाजा के लोग गुस्से में हैं। दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं जो हानिया की मौत के बाद बढ़ गए हैं। ये यरूशलेम में यहूदी कॉलोनी पर एयर स्ट्राइक का वीडियो है। इसमें एक घर पर रॉकेट गिरा जिसके बाद आग लग गई। वक्त रहते सभी लोगों को फायर फाइटर्स ने बचा लिया, लेकिन बिल्डिंग पूरी तरह से खाक हो गई। इसी तरह के कई हमले आईडीएफ सैनिकों पर भी किए जा रहे हैं। हमास लड़ाके गुरिल्ला युद्ध पद्धति से घात लगाकर हमला करते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे में इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है क्योंकि वो हमास लड़ाकों का संपूर्ण खात्मा करने में नाकाम है। अब ईरान के इजराइल पर युद्ध के ऐलान से इजराइल बड़े संकट में घिर गया है क्योंकि ईरान के अलावा तमाम ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक अहम खबर है, अरब युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला। अरब में सेना की तैनाती बढ़ाएगा सुपर पावर अमेरिका। इजराइल की सुरक्षा में सेना की डिप्लॉयमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया है ऐलान। अरब युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा फैसला, अरब में सेना की तैनाती अब बढ़ाई जाएगी। तो देखिए, अरब में सेना की तैनाती बढ़ाएगा अमेरिका। इजराइल को भी ये भरोसा दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो बाइडेन की बातचीत हुई है और उसमें ये बात भी कही गई है क्योंकि अरब में अब तनाव बढ़ता जा रहा है और उसको देखते हुए अब सुपर पावर अपने सैनिकों की तैनाती यहाँ करेगा। हानिया की हत्या कैसे हुई, इसका पूरा खुलासा ना तो ईरान ने किया है और ना ही इजराइल इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। इस बीच अफगान तालिबान के कमांडर ने नया दावा किया है। सवाल उठाया गया है कि तेहरान के बेहद सुरक्षित इलाके में हानिया की हत्या ईरान की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। अफगान तालिबान ने तो सीधा खामेनेई पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। दावा यह भी है कि इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी हाथ हो सकता है। अब सवाल है कि इजराइल के कट्टर दुश्मन खामेनेई भला हमास नेता की हत्या क्यों करवाएंगे? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हानिया की मौत से क्या फायदा होगा? ईरान की जमीन, ईरान की सेना की सुरक्षा, ईरान के सरकार की तरफ से चुनी गई इमारत। फिर भी सटीक हमला हो गया और हानिया मारा गया। ईरान की सुरक्षा क्या वाकई इतनी कमजोर है या मामला कुछ और? क्या वाकई कोई मिसाइल ईरान की राजधानी में यूं ही आसानी से प्रहार कर सकती है? क्या राष्ट्रपति भवन के करीब ड्रोन पहुंच सकता है और मिसाइल भी दाग सकता है? क्या वाकई ईरान की सेना इतनी बेबस है? ये इमारत, इस इमारत की लोकेशन और इसमें ठहरने वाला मेहमान, ये तीनों आम नहीं थे। हानिया जिस बिल्डिंग में ठहरा उसे IRGC यानी सेना कंट्रोल करती है। इमारत सैन्य परिसर में है और राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब है। इस्माइल हानिया VVIP मेहमान था और उसकी सुरक्षा बेहद सख्त थी। हानिया की हत्या के मामले में सब कुछ चौंकाने वाला है और सबसे ज्यादा चौंकाती है ये इमारत। इस पर्दे को देखकर अंदाजा होता है कि धमाके के बाद कितना छोटा सा हिस्सा प्रभावित हुआ। चौंकाने वाली पहली खबर कि धमाका सिर्फ एक कमरे में हुआ। चौंकाने वाली दूसरी खबर यह है कि हानिया और सिर्फ बॉडीगार्ड की मौत हुई। चौंकाने वाला सवाल है कि आखिर वो कौन सी मिसाइल है जो इतना कंट्रोल्ड धमाका करती है। अफगान तालिबान ईरान के तमाम दावों को खारिज कर रहा है। तालिबान अफगान का दावा है कि हानिया की हत्या ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने करवाई है। अफगान तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। अफगान तालिबान ने दोनों पर आरोपों की वजह का भी खुलासा किया है। तालिबान के दावे में दम इसलिए है क्योंकि इस्माइल हानिया ईरान का सरकारी मेहमान था।
इस्माइल हानिया की सुरक्षा से लेकर उसके ठहरने तक का इंतजाम सरकार को करना था। हानिया को बेहद सख्त सुरक्षा में किसी बड़े सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया जा सकता था, लेकिन ईरान की सरकार ने हानिया को उस इलाके में भेजा जहां की पूरी व्यवस्था सेना के हाथों में है। हानिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरे वो ईरान की सेना का है। सेना के इलाके में दूसरे सैन्य अफसरों का भी निवास है। सेना के इलाके में हमला करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह का कंट्रोल धमाका हुआ, उसे अंजाम देने की क्षमता भी किसी देश की सेना के एक्सपर्ट्स में होती है। यही वजह है कि अफगान तालिबान के दावे में दम नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि हानिया की मौत के बाद इजराइल को सबक सिखाने और हमले की बात कर रहे खामेनेई को हानिया की मौत से क्या फायदा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या फिर खामेनेई, ये दोनों ऐसा काम क्यों करेंगे जिसमें इजराइल का फायदा हो? दावा है कि इसके पीछे दोनों नेताओं की इजराइल से बहुत बड़ी डील है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो हानिया को मारने का प्लान 2 महीने पहले ही तैयार हो गया था। अब तालिबान कमांडर का दावा है कि यह सब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के इशारे पर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमरे में बॉम्ब छिपाया गया था और बाद में रिमोट से बॉम्ब में धमाका कराया गया। साथ ही साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि हानिया को लेकर खामेनेई इजराइल में डील भी हुई है। और जानकारी ये भी है कि खामेनेई को लग रहा था कि रईसी के बाद अब उनकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए मोसाद के टारगेट से हटने और जिंदगी बख्शने के लिए डील की गई। दावा यह है कि इजराइल के इशारे पर ईरान ने हानिया की हत्या करवाई है और इसमें ईरानी की सेना IRGC की मदद ली गई है। एक दावा यह भी है कि पाकिस्तान की आर्मी और इजराइल में डील हुई है। पाक फौज ने इजराइल को हानिया की पूरी जानकारी दी, मोसाद को ISI से मदद मिली और इजराइल ने पाकिस्तान को इसके बदले डॉलर में फंड दिया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बम पहले से रूम में रख दिया गया था और उसके बाद रात के वक्त धमाका किया गया। तस्वीरों और दावों से इतना तो साफ है कि हमला भले ही बम, ड्रोन या मिसाइल से हुआ, हमला किसी ने भी किया, लेकिन यह जरूर साफ है कि हमला करने वाले को हानिया के कमरे की सटीक जानकारी थी। जनरल मुनीर 17 जुलाई 2024 को ईरान गए थे और अली बाघेरी से मिलने के बाद अली खामनेई से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान राष्ट्रपति की शपथ में आने वाले मेहमानों का ब्यौरा लिया गया। अंदेशा यह भी है कि पाकिस्तान ने इजराइल से बड़ी रकम लेकर हानिया की जानकारी देने का सौदा किया होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए फिलिस्तीनी नेताओं की जानकारी जुटाना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन अफगान तालिबान के दावों के उलट खामेनेई के सुर अलग है। हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। खामेनेई ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए सीधे हमला करने की कसम खाई। अब सवाल है कि क्या खामेनेई सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या फिर अफगान तालिबान का दावा गलत है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से इजराइल ने ही हानिया की हत्या करवाई। लेकिन इतना तो तय है, हानिया की हत्या अंदरूनी सहायता के बिना नहीं हो सकती। ईरान की तरफ से किसी ने हमलावरों की मदद जरूर की है या फिर हानिया के किसी बॉडीगार्ड ने जानकारी लीक की है। इजराइल ने अब तक हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल ने इनकार भी नहीं किया है। हालांकि इजरायली खुफिया एजेंसी के काम करने का यह अंदाज भी रहा है कि वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद तमाम सबूतों को भी खत्म कर देता है। इस मामले में भी शायद ऐसा ही हुआ। अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां ऐसे कई सीक्रेट ऑपरेशन कर चुकी है जिसमें एक बहुत छोटे से इलाके में टारगेट को मार दिया गया था। अल जवाहिरी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने सैटेलाइट निगरानी और ड्रोन स्ट्राइक करके खत्म किया था। दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल इसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सैटेलाइट और AI की मदद से इस्माइल हानिया का पता लगाया और ड्रोन स्ट्राइक से हानिया को उसी के ठिकाने पर खत्म कर दिया।
भारतवर्ष। और खार्किव में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना के MLRS टुकड़ी का एक्शन। रूस के हमले में यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं।